चलो, so let us start our today's topic, analytical reasoning. और इजी है टॉपिक, बट उसके साथ ही साथ क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ मतलब 4-5 टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा एज अ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, आपने कहीं पे टॉपिक देखा होगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट देखा होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देखा होगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, फिर कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, दिस इज अ टॉपिक फॉर मेंस एग्जाम का टॉपिक है ये। ओके, तो पहला टाइप इसमें का शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन का टाइप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ओके, एंड दो स्टेटमेंट दिए हैं 1 and 2। तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको क्या पहचानना होता है कि व्हाट, कौन सा स्टेटमेंट रीजन है, ओके, रीजन है, और कौन सा स्टेटमेंट उसका इफेक्ट है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट मतलब किस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा है, दैट यू हैव टू डिटरमाइन कि किस चीज का इफेक्ट है। जैसे कि वी से दैट व्हेन देयर आर क्लाउड्स देयर मे बी रेन। ठीक है, तो क्लाउड्स का इफेक्ट क्या होगा, रेन होगा। तो उस तरह से कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, दैट वी नीड टू डिटरमाइन। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है, क्या पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। अभी क्यों रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वी डू नॉट नो एनीथिंग। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन to withstand the competitions of the bigger in the public sector। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो क्या है, दे आर नॉट इन द पोजीशन टू विथस्टैंड द कंपटीशन ऑफ द बिगर इन द पब्लिक सेक्टर। तो इसमें देखो अभी 5 दिए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाले हैं स्मॉल बैंक्स पे, बिकॉज दे आर नॉट इन द पोजीशन टू विथस्टैंड। तो इससे हम क्या लिखेंगे, दैट स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। ऐसे देखो अलग अलग ऑप्शन है। यस, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। नहीं, तो ये स्मॉल बैंक्स आर नॉट एबल टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन, उसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस डाले ऑन द स्मॉलर बैंक्स। तो क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी मार्क करेंगे, दैट स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्या आपको क्लियर हुआ कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको कैसे पहचानना है? रेज हैंड पे क्लिक कीजिए। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको 5 से ज्यादा मार्क्स के लिए मेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, मोर देन 5 मार्क्स इसका वेटेज है। 5 से ज्यादा मार्क्स, 5 मार्क का तो कंपलसरी आता ही आता है, बट उससे ज्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो वेरी वेरी आईएमपी, और बस इसमें पढ़ना होता है और इसमें सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं होती है। तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके 5 to 7 मार्क्स विल बी सेफर। ठीक है, मेंस एग्जाम में आसानी से यू कैन गेन 5 to 7 मार्क्स इन दिस टाइप। ऑलराइट, चलो देन सेकंड वाला। Second, all the schools in the area had to be kept closed for most part of the week. And second statement says that many parents have withdrawn their children from the local schools. तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? कोई आपको कॉज दिख रहा है, कोई आपको इफेक्ट दिख रहा है कि क्या बोला है? फर्स्ट स्टेटमेंट, all the schools in the area had to be kept closed for most part of the week. स्कूल्स को क्या किया है, दे आर क्लोज्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। लेकिन उसका क्या रीजन, कुछ भी हो सकता है ना। एरिया में स्कूल्स क्यों बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, majority is going with A, that statement 1 is the cause and statement 2 is its effects. Many parents have withdrawn their children from the local schools. अब देखो यहाँ पे बात को समझो। ओके, स्वाति is going with C. ठीक है, ओके ओके,
यहाँ पे मैं आपको सही ऑप्शन पहले बताती हूँ और फिर समझाती हूँ कि वो सही क्यों है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. इफेक्ट्स हैं, वो कॉजेस नहीं है. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट कॉजेस. कॉज मतलब क्या? वजह, वजह है. Many parents have withdrawn their children from the local schools. क्या ये कॉज है? आपको ये कॉज की तरह लग रहा है क्या स्टेटमेंट? मेनी पेरेंट्स हैव विड्रॉन. विड्रॉ कर लिया मतलब कुछ तो एक्शन परफॉर्म की है, वर्ब है उसमें, एक्शन परफॉर्म की गई है. विड्रॉ किए हैं नेम्स, एक्शन इज परफॉर्म, तो वो क्या है? इफेक्ट है. इफेक्ट को कैसे पहचानोगे? व्हेन देयर इज अ एक्शन इन दैट स्टेटमेंट और दैट सेंटेंस, दैट इज व्हाट? इफेक्ट. तो all schools in the area had to be kept closed for most part of the week. Again यहाँ पे क्या है? एक्शन है. क्लोज रखा है स्कूल्स को, तो इट इज अ व्हाट? इफेक्ट. जिसमें एक्शन होगा वो क्या होगा? इफेक्ट होगा. तो बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. अभी देखो, स्कूल्स बंद है, इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि स्कूल का कुछ काम चल रहा है इसलिए स्कूल बंद है. कुछ उनके कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, जो इंटर स्कूल इंटरमीडिएट कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे मैचेस वगैरह वो चल रहे हैं इसीलिए स्कूल बंद है. या फिर कुछ मैनेजमेंट का कुछ इशू है इसलिए स्कूल बंद है. स्कूल बंद होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है. फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि मेनी पेरेंट्स हैव विड्रॉन द चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स. इसके भी कई वजह हो सकते हैं कि लोकल स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टीचिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या स्टैंडर्ड उतना मेंटेन नहीं किया जा रहा है. तो उसका कुछ भी वजह हो सकती है दैट दे हैव विड्रॉन द चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स. इसीलिए ये दोनों क्या है? इफेक्ट्स है ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉज. उसकी वजह कुछ भी हो सकती है लेकिन उसकी वजह से ये दोनों चीजें हुई है. ठीक है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट? इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. ओके. देन चलो ये थर्ड वाला करो. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 और मुझे
ऑल राइट, सो ऑप्शंस आए हैं, डी इज द मेजॉरिटी, डी, ई और सी। ओके, चलो लेट्स सी क्या बोला। स्टेटमेंट 1 says the prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months. Second statement says the crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. Okay, remain unchanged, have gone up substantially in the last few months. Have remained unchanged and international market में क्या हुआ है, have gone up. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लग रहा है. इट कैन बी. यस, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी का आंसर है ऑप्शन डी. बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हुआ है उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में कोई चेंज नहीं आया है. सो दैट इज वाई दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो पता चल गया. बट बोथ आर व्हाट, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. वेरी गुड. चलो, सो ये वाला भी करते हैं एक. ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 7. आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सेम पीडीएफ यू विल बी गेटिंग फॉर सॉल्विंग. ठीक है, तो क्वेश्चंस मत लिखो, जस्ट नोट डाउन करो कि कौन से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. पीडीएफ आपको ये मिलने वाली है प्रैक्टिस के लिए. Yes, chalo. Question number 7. The employees of the biggest bank in the country have given an indefinite strike call starting from 3rd of the next month. And second statement says the employees of the central government have withdrawn their week-long demonstrations. Employees of the... Okay. Yes, absolutely. Very good. Very good. Both are what, independent effects of independent causes. Option B बिल्कुल सही. Both are what effects, क्योंकि दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है. यहाँ पे बैंकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है. So both are what different things. So yes, option D absolutely correct. Very good. Both the statements are effects of independent causes. Correct. चलो, then now let's move on to the next type of questions. Next type, अभी इसमें देखो क्या type है, statement and course of action. Statement and course of action which logically follows. ठीक है, यहाँ पे देखो, in each question below is given a statement followed by two courses of action numbered 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true, and on the basis of the information given in the statement, decide which of the suggested courses of action logically follows for pursuing. ठीक है, so that you have to determine. तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो कोर्सेस ऑफ एक्शंस है. ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शंस का टाइप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है. दैट इज ओनली 1 follows, only 2 follows, either 1 or 2, neither 1 or 2, both 1 and 2, ऐसे आ रहे. ठीक है, ऑल राइट देन. चलो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. Researchers are feeling agitated as libraries are not equipped
to provide the right information to the right users at the right time in the required format. Okay, even the users are not aware. यहाँ पे ये right हुआ है, it is not right, it is not. Okay, not होना चाहिए. Even the users are not aware about the various services available for them. So courses of action है, all the information available to the libraries should be computerized to provide faster services to the users. एंड सेकेंड में बोला है लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस. ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि लाइब्रेरी जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो किसे प्रोवाइड करनी चाहिए या किसे उसकी जरूरत है, इसका कोई भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है. और जो यूजर्स हैं उनको भी नहीं पता कि लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विसेज होती हैं या क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं. So for that they have suggested 2 actions, जिसमें पहला बोला है all the information available to the library should be computerized to provide faster services to the users. तो yes, ये तो होना चाहिए. और दूसरा क्या है, library staff should be trained in computer operations. तो yes, आपको क्या लग रहा है, दोनों भी चीजें जरूरी हैं. अगर कंप्यूटराइज कर दिया लेकिन लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा, then that will be again of no use. ठीक है, सो दैट इज व्हाई व्हाट शुड बी द थिंग, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि अगर कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करनी है और सारा डेटा कंप्यूटराइज करना है ताकि वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रहे, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, बोथ दीज एक्शंस आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, कि दोनों एक्शन जरूरी है. डेटा कंप्यूटराइज भी करो एंड लाइब्रेरी स्टाफ को कंप्यूटर ऑपरेशंस में ट्रेन भी करो. सो बोथ द कोर्स ऑफ एक्शन आर नेसेसरी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ई होगा, दैट बोथ 1 and 2 फॉलो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 11, then okay, that this one, let's solve this one. Question number 14, decide करो आप what should be the course of action. There have been many instances of derailment of trains due to landslide in the hilly areas which caused loss of many lives. लैंडस्लाइड की वजह से डिरेलमेंट हो चुका है, उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइव्स हैज हैपेंड. Okay, Mronal is saying option B. Okay, option B. Okay, सभी का सेम ऑप्शन भी आ रहा है. ओके, चलो. तो व्हाट इज सेड, द रेलवे अथॉरिटी कोर्स ऑफ एक्शन क्या, द रेलवे अथॉरिटी शुड अरेंज टू डिप्लॉय pilot engines before the movement of passenger trains in the hilly areas to alert the trains in case of any landslide. Okay, ठीक है. और क्या है, the railway authority should strengthen the hill slopes by putting iron meshes so that the loose boulders do not fall on the track. तो मोस्टली मुझे ऑप्शंस मेजॉरिटी जो है वो बी आया है, और तृप्ति एंड कांचन ने दिया है ऑप्शन सी. प्रणीत इज सेइंग नाउ बोथ फॉलोज. ओके, तो अभी देखो, अभी दोनों भी कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान से देखो. ठीक है, आपने क्या बोला है, ओनली 2 फॉलोज, तो ओनली 1 फॉलोज नहीं हो सकता क्या?
वन वाला जो एक्शन है कि रेलवे अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, पायलट इंजिन्स को जो है वो आगे भेजना चाहिए और हिली एरियाज को अलर्ट देना चाहिए कि लैंडस्लाइड हुआ है, ताकि पैसेंजर ट्रेन जो है वो मूव ना हो एंड देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ लाइफ, राइट। तो फर्स्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा? पायलट इंजन जो है वो तो डिप्लॉय कर सकते हैं ना, रेलवे अथॉरिटी वो भेज सकते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है, इट इज जस्ट अ इंजन, और वो जाके जो है आगे इन्फॉर्म कर सकता है कि लैंडस्लाइड हो चुकी है। नहीं, बोथ नहीं, बोथ नहीं। और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोला है, दैट द रेलवे अथॉरिटी शुड स्ट्रेंथन द हिल स्लोप्स by putting iron meshes so that loose boulders do not fall on the track। तो इसमें से कोई एक चीज भी अगर करेंगे, देखो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, वो तो है, लेकिन क्यों है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी चीज करेंगे तो भी ये जो डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन का ये जो इंसिडेंस हो रहा है ड्यू टू लैंडस्लाइड वो नहीं होगा। आइदर पायलट इंजिन को आप भेजो या फिर हिल स्लोप्स को क्या करो, मेश में मेशेस लगा दो, आयरन मेशेस, सो दैट जो भी छोटे पत्थर वगैरह आते हैं वो ना आए। सो आइदर वन और टू फॉलोस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलोस हो जाएगा। चलो देन नेक्स्ट, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके नहीं वेट, इसमें से सॉल्व करते हैं। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताओ क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर द स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, okay, majority is going with option A। Some serious blunders were detected in the account section of a factory। Course of action है उसके लिए, first that an efficient team of auditors should be appointed to check the accounts। A show cause notice should be issued to all the employees involved in the irregularity। Okay, तो आप लोग कह रहे हो दैट ऑप्शन ए फॉलोज, मेजॉरिटी ने ऑप्शन ए ही बोला है, एंड प्रणीत इज सेइंग ऑप्शन ई, which is correct। ऑप्शन ई करेक्ट है, दैट बोथ 1 and 2 follows। कि ऑडिटर्स को भी एफिशिएंट टीम ऑफ ऑडिटर्स भी लगानी चाहिए, एंड जिन्होंने भी इरेगुलरली अपने अकाउंट्स का जो काम है उसमें इरेगुलरिटी दिखाई है उन सबको शो कॉज नोटिस भी भेजना चाहिए, जो भी अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं या अकाउंट्स का काम जो देखते हैं। so they are also equally responsible कि अगर ब्लेंडर्स हैं अकाउंट्स में तो, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 फॉलो। चलो देन इसमें का और एक क्वेश्चन, ओके चलो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व करो। चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो। Yes, this is a statement, a large number of people
die every year due to drinking polluted water during the summer. A large number of people die every year. The government should take arrangements to provide safe yes, very good, both follows, very good. बिल्कुल सही है सबका, both follows that government should take arrangements to provide drinking water and साथ ही साथ क्या करना चाहिए, dangers of drinking polluted drinking water भी बताना चाहिए. So yes, option E, both 1 and 2 follow. Question number 17, option E, both 1 and 2 follow. Very good. Now moving on to the next type. ठीक है, अभी थर्ड टाइप, दो टाइप्स देख लिए हमने. Now let's move on to the third type, जहां पर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो स्टेटमेंट है एंड क्या है, कंक्लूजन है. So let's read the directions. क्या दिया है? In each question below is given a statement followed by two conclusions, number 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusions together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. ठीक है, so first स्टेटमेंट बोला है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. और कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, और दूसरा क्या है, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ. तो कौन सा स्टेटमेंट, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब क्या है, yes, बिल्कुल सही, very good. Only conclusion one follows, that what risks are necessary for success and cowards die many times before their death. ये जो है वो नहीं होगा. Yes, option A. Fortune favors the brave का मतलब क्या है कि किस्मत किसकी साथ देती है, जो हिम्मत वाले होते हैं, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उसका साथ कौन देती है, किस्मत देती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो यहाँ पे इसीलिए A1 क्या, फर्स्ट कंक्लूजन दैट रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, कि रिस्क लेने की ब्रेवनेस तो चाहिए ना. सो दैट इज व्हाई रिस्क्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस. इस सेंटेंस का मीनिंग ही वही है, दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसीलिए वन फॉलोस. Then chalo solve this one. 23rd. In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. Out of these, 160 runs were made by spinners.
तो हियर करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको, नाइदर वन नॉट डी। क्योंकि देखो भी क्या बोला है, टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वेर 200, आउट ऑफ दिस 160 रन्स वेर मेड बाय स्पिनर्स। ठीक है, 160 रन्स स्पिनर्स ने भले ही बनाए हो, लेकिन आपको कैसे पता लग रहा है कि ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स? हाउ डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन कि ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो स्पिनर्स थे? है कोई इंफॉर्मेशन? नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। 160 रन भले ही स्पिनर्स ने बनाए, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है क्या कि 80% ऑफ द टीम में स्पिनर्स ही हैं? उसका मतलब निकलता है क्या ऐसे? नॉट नेसेसरी कि 160 रन बनाए तो 80% टीम में स्पिनर्स ही होंगे। इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन लाइक दिस, सो दैट इज व्हाई नाइदर वन नॉट। हाँ, मेड बाय स्पिनर है, राइट भाग्यश्री, मेड बाय स्पिनर दिया है, लेकिन उसका मतलब ये निकलता है क्या कि 80% ऑफ द टीम में स्पिनर्स ही हैं। मतलब 11 में से 8 से 9 लोग स्पिनर है, ऐसा यहाँ पे आपको मतलब कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं? अगर 4 भी स्पिनर्स होंगे तो भी वो 160 रन बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते? मेड बाय स्पिनर्स, 4 स्पिनर्स भी बना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि 80% टीम में लोग स्पिनर्स ही आउट ऑफ 11। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो 160 रन एक अकेला इंसान भी बना सकता है, या फिर 10 लोग भी बना सकते हैं, बट हाउ डू वी नो? सो नाइदर वन नॉट टू। यस, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जिन्होंने दिया है वो दोनों कंक्लूजन्स को ध्यान से पढ़ो और स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है? तो ऑप्शन ए सही है, इसका ये मतलब नहीं है, बट जिन्होंने ऑप्शन ई दिया है वो दोनों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों चीजों को ध्यान से पढ़िए। देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट इज व्हाट द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। इसमें कंक्लूजन्स में फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स इन द ट्रू पर्सपेक्टिव। तो यस, ये इससे डिपिक्ट हो रहा है। अपलॉड मिला है मतलब उनको अप्रेस किया है, मतलब सॉरी, उनकी तारीफ हुई है, प्रशंसा हुई है फॉर शोइंग बूथ कैप्चर, जो रियल इंसिडेंट उन्होंने जो भी कैप्चर किया होगा। So what TV aims at showing things in the true perspective.
ठीक है, लाइव कैप्चर उन्होंने किया होगा। एंड सेकेंड में बोल रहा है दैट पीपल इन्वॉल्व इन बुक कैप्चरिंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड आर बीइंग ट्राइड बाय द लॉ। ट्राइड बाय द लॉ मतलब क्या, उन पर केस कर दिया या उन पर लीगल एक्शन ले लिया। तो लीगल एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या स्टेटमेंट में? नहीं है। सिर्फ क्या है यहाँ पे बोला है स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड। तो क्यों अपलॉड है? बिकॉज टीवी एम्स एट शोइंग थिंग्स इन द ट्रू पर्सपेक्टिव। ये उससे कंक्लूजन निकलता है, इसलिए उनको अपलॉड मिलना चाहिए। सो ओनली वन फॉलोज, क्योंकि उन पे केस कर दिया है या लीगल कुछ ट्रायल उन पे चल रही है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है इन द स्टेटमेंट। सिर्फ उन्होंने बोला है कि वो डिजर्व करते हैं प्रशंसा। ऑलराइट, चलो ये करो एक क्वेश्चन नंबर 28, देन वी विल चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 करो, फिर हम क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द स्टेटमेंट? अ मैन मस्ट बी वाइज टू बी अ गुड wrangler एंड गुड wranglers आर टॉकेटिव एंड बोरिंग। अच्छा, talkative भी and boring भी at the same time. Okay, so conclusion says all the wise persons are boring and all the wise persons are good wranglers. क्या लग रहा है आपको? कई लोगों ने ऑप्शन बी बोला है, ए बी ई, ओके, डी ई, ओके। आप लोग सेंटेंस का मीनिंग ठीक से आप यू आर नॉट, आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ रहे हो ठीक से कि क्या बोला है। स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। A man must be wise to be a wrangler and good wranglers are talkative and boring. ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या बोला है? कंक्लूजन सेज कि all the wise persons are boring। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या all the wise persons are boring? ऐसा स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है आपको कि स्टेटमेंट में ऐसा बोला है दैट ऑल द वाइज पर्सन्स आर बोरिंग। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोला है ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड wranglers। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड wranglers। अभी wrangler का मीनिंग पहले तो क्या होता है कि जो लोग लाइव स्टॉक को हैंडल करते हैं, दोज आर कॉल्ड wranglers। लाइव स्टॉक मतलब हॉर्सेस, शेप्स, काउज, बफेलोज, इनको जो ये जो लाइव स्टॉक होता है उनको जो हैंडल करते हैं या उनका सब काम करते हैं, या जिसे इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं काउबॉय जिसे कहते हैं, जो सारा लाइव स्टॉक का काम करते हैं। सो दोज आर व्हाट? wranglers। उनको wranglers बोला जाता है। तो एक अच्छा wrangler बनने के लिए आदमी को उतना समझदार भी होना चाहिए। दैट पर्सन शुड बी वाइज। ठीक है, तो पहला तो फॉलो नहीं, पहले इसमें बोला है दैट ऑल द वाइज पर्सन्स आर बोरिंग, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी दूसरे का मतलब समझते हैं, ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड wranglers। तो सारे पर्सन जो भी वाइज होंगे या जो बहुत समझदार होंगे, क्या सारे के सारे अच्छे wranglers बनेंगे? क्या सारे के सारे अच्छे wranglers होंगे? क्या बोला? ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड wranglers। अगर आप बहुत समझदार हो
तो सारे के सारे व्रैंगलर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब ये वो बात हो गई कि अ, जैसे हम बोलते हैं ना, ऑल ए आर बी बट ऑल बी आर नॉट ए, मतलब उल्टा वाइस वर्सा ट्रू नहीं हो सकता। ऑल वाइज पर्सन, ऑल गुड wranglers आर वाइज बट ऑल वाइज पर्सन कैनॉट बी wranglers, ऐसे हो गया वो कि ऑल wranglers आर वाइज बट ऑल वाइज कैनॉट बी wranglers। ये उसका मतलब निकलता है कि वाइस वर्सा हम नहीं बोल सकते उसको। तो दैट इज वाई नाइदर वन नॉर टू फॉलोज आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज आएगा। ठीक है, ऑलराइट, यस। अभी ये न्यू टाइप की तरफ चलते हैं, एंड न्यू टाइप इज व्हाट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट वाला टाइप। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, अभी इसमें क्या करना है? अच्छा, ठीक है, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट कंक्लूजन करो, क्वेश्चन नंबर 29। इसलिए आपको आपका इंग्लिश का जो वोकैब है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एनालिटिकल रीजनिंग। अगर आपको समझना है तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वो जब अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप। Option E. Okay, the government of country X has recently announced several concessions and offered attractive package tours for foreign visitors. Now, more number of foreign tourists will visit the country, and the country seems to be, yes, very good. Option E बिल्कुल सही, सबने एक साथ सही आंसर दिया है। ऑप्शन E एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन E एब्सोल्युटली करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 30। Yes, what option you are getting? Only two follows. It has been decided by the government to withdraw 33% of the subsidy on cooking gas from the beginning of the next month. A spokesman of the government. Okay. People now no more desire or need such subsidy from government as they can afford increased price of the cooking gas. Oh, and second says the price of the cooking gas will increase at least by 33% of the next month. कैसे, क्या आपने ऑप्शन बी किसने बोला है क्या? ऑप्शन बी कैसे आप बोल सकते हो? ओनली टू फॉलोज कैसे आ सकता है? द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस विल इंक्रीज एटलीस्ट बाय 33% फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, ये कहाँ से आपको पता चला है? यहाँ पे 33% क्या दिया है? टू विड्रॉ 33% ऑफ द सब्सिडी। गवर्नमेंट का डिसीजन क्या हुआ है? जो सब्सिडी मिल रही है उसको
ओनली वन फॉलो कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाली तो इसका मतलब ये है क्या कि दे कैन अफोर्ड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस? गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लिया है, बट क्या उसका मतलब ये बनता है दैट पीपल नाउ नो मोर डिजायर और नीड, कि लोगों को कोई ख्वाहिश नहीं है सब्सिडी की, या फिर उनको कोई जरूरत नहीं है सब्सिडी की, ऐसा कहीं से मतलब इसका बनता है क्या? गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, बट कहीं से उसका मतलब ऐसा निकल सकता है क्या कि देर इज नो मोर डिजायर, लोगों को ख्वाहिश नहीं है सब्सिडी की, या उनको जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, दोनों भी चीजें गलत है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ऑप्शन डी आएगा। गवर्नमेंट का डिसीजन है 33% सब्सिडी निकाल लो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल कैन अफोर्ड द प्राइसेस, या उनको सब्सिडी चाहिए नहीं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। एंड द प्राइस ऑफ द, ये तो बिल्कुल सेकंड वाला तो है ही नहीं कि विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 33% फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, ये तो उसका मतलब है ही नहीं। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें यू हैव टू डिसाइड व्हाट which argument is a strong argument and which is a weak argument. कौन सा strong है, कौन सा weak है, that you need to determine. ठीक है, what is the statement? Should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirement? And first argument says yes, most of the energy sources used at present is exhaustible. And second is no, harnessing solar energy requires a lot of capital which India lacks in. तो क्या, देखो क्या बोला है कि इंडिया शुड मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये बात तो सही है कि हाँ, सोलर एनर्जी पे फोकस करना चाहिए सो दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। उसके लिए क्यों करना चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड इज व्हाट एग्जॉस्टिबल, सारे खत्म होने वाले हैं। जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो कोल भी एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है, ठीक है, वाटर इज इट इज अवेलेबल, रेन आ रही है तो वाटर अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या बोलते हैं उसको, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको यूज करना चाहिए। तो यस, ये तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और दूसरा क्या है? नो, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। तो ये बात तो गलत है ना। ये क्या हो गया कि सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास कैपिटल नहीं है। तो ये तो क्या हो गया? वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है? ये क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन जो भी एनर्जी सोर्सेस है, पेट्रोल से, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है, या थर्मल पावर प्लांट्स जो चल रहे हैं कोल से, वो एक ना एक दिन दे विल स्टॉप ड्यू टू एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दैट ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, कि पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और दूसरा जो है वो वीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? वीक। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क में ही आएंगे। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही आएंगे, और उसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट का आपको पहचानना होता है। सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करो। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। Absolutely. Option A, that shifting agriculture is what? Wasteful.
practice, that it should not be practiced because it is a wasteful practice. Then ये वाला question number 35 and this one. क्या बोला? Should the tuition fees in all postgraduate courses be hiked considerably? तो पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि yes, this will bring some kind of seriousness among the students and will improve quality. And second says no, this will force the meritorious poor student to stay away from postgraduate courses. दोनों का मतलब समझो कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि हाँ फीस बढ़ानी चाहिए, फीस बढ़ाने से सीरियसनेस आती है क्या स्टूडेंट में, फीस बढ़ाने से सीरियसनेस आती है क्या स्टूडेंट्स में, एंड उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर फीस बढ़ाई तो स्टूडेंट की क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट का और फीस बढ़ाने का इज देयर एनी रिलेशन? डेफिनेटली नो। तो ये तो गलत है, ये तो फॉलो होगा ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं। एंड सेकंड कह रहा है कि नो, दिस विल फोर्स द मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अगर ट्यूशन फीस बढ़ा दी तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो दूर रहेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से। सो ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग कि ट्यूशन फीस जो है वो नहीं बढ़ानी चाहिए, because this will what happen is will lead to deserving students to stay away from the courses. So option B आएगा। Question number 35, option B. ये वाला करते हैं। Question number 36. Should the political parties be banned? पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई तो डेमोक्रेसी का एंड हो जाएगा? इज इट सो रियली? पार्टीज बैन करके डेमोक्रेसी कैसे एंड होगी? यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी गुड।
ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आपको क्या पहचानना होता है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। तो पॉलिटिकल पार्टीज बैन करके पॉलिटिशियंस को लेसन तो नहीं मिलेगा, दे विल फाइंड आउट सम अदर वेज। और पॉलिटिकल पार्टीज अगर बैन हो गई तो डेमोक्रेसी एंड नहीं होगी, क्योंकि पार्टीज बैन हो रही है, पूरा जो सिस्टम है दैट इज नॉट गेटिंग बैन, ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो रही है। ओके, सो नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 38। Should students be banned from carrying mobile phones in college campuses? पहला आर्ग्यूमेंट एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 38। No, mobile phone has become essential for an individual and one needs to keep it all day. And second, yes, mobile phone distracts students from studies. Yes, option B, only argument 2 is strong. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो देन आज का लास्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विच इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का जो लिखने का तरीका है दैट विल बी चेंज्ड। कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, in each question below is given a statement followed by two assumptions, number 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumptions is implicit in the statement. ठीक है, which of the assumption is implicit. अभी यहाँ पे सारे options ऐसे दिखेंगे आपको, that if only assumption 1 is implicit, if only 2 is implicit, either 1 or 2 is implicit, neither 1 nor 2, both 1 and 2. ठीक है, implicit ये word यहाँ पे आपको आएगा। So what is the statement? Repeat your recruitment ads on Sunday for just 60 per square centimeter. An advertisement in a newspaper. Assumption क्या है? People want ads at zero cost. And second assumption है, there are some people who want to repeat their recruitment ads. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट ही क्या आया है कि अपना जो रिक्रूटमेंट का एड है उसको आप संडे को रिपीट करो और उसका जो रेट है वो होगा 60 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अजम्पशन क्या दिया है कि पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट। ऐसा आपको कहीं पे लग रहा है क्या? रिक्रूटमेंट एड्स के तो पैसे लेते ही हैं और यहाँ पे रिपीट का एडवर्टाइजमेंट आया है, तो डेफिनेटली पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट। लोगों को तो चाहिए होगा कि जीरो कॉस्ट पे हो, लेकिन ये अजम्पशन इस स्टेटमेंट के लिए सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं कि रिपीट योर रिक्रूटमेंट एड, और उसके लिए आप बस इतने पैसे भरो। जो आप फ्रेश एड दिए होंगे उसका रेट कुछ और होगा, और अगर आप रिपीट करोगे संडे को तो उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, दैट इज 60। ऐसा कुछ इस स्टेटमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का जो है मतलब बनता है। तो
पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट, ये तो इस स्टेटमेंट से कहीं से भी अज्यूम नहीं कर सकते दैट पीपल वांट एड्स एट जीरो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जीरो कॉस्ट का कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं है। एंड सेकेंड अजम्पशन में क्या बोला, देयर आर सम पीपल हु वांट टू रिपीट द रिक्रूटमेंट एड। तो ये किसके लिए एड है कि कुछ लोग होंगे जिनको अपना जो एड है वो रिपीट करना होगा, उनके लिए उन्होंने ऐसा एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया है। तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, ओनली assumption 2 is implicit, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। ये जो एडवर्टाइजमेंट था वो किसके लिए था, ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू रिपीट द रिक्रूटमेंट एड्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 42 करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स कैन नॉट चेंज द women's status. There is a greater need for attitudinal change in the society towards working women. View of Mr. X. तो किसी ने तो कहा है कि सिर्फ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और सेमिनार से जो विमेन का स्टेटस है समाज में, जो औरतों को देखने का नजरिया है वो नहीं बदलेगा, उनका स्टेटस नहीं बदलेगा। तो किससे बदलेगा, जब एटीट्यूड में चेंज आएगा तब वो चेंज होगा। तो assumption 1 क्या है, इट इज पॉसिबल टू मेक चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। एंड दूसरा assumption है, स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमेन इज नॉट satisfactory. मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इट इज पॉसिबल टू मेक चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन, ये तो सही है। और दूसरा क्या है, स्टेटस ऑफ द वर्किंग वुमेन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में इटसेल्फ बोल रहे हैं दैट देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एटीट्यूडिनल चेंज इन द सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन। मतलब जरूरत है कि वर्किंग वुमेन की तरफ का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो। सो इसका मतलब क्या बनता है कि अभी जो स्टेटस है वर्किंग वुमेन का वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब उनको उतना दर्जा नहीं दिया जाता है, उनका दर्जा उतना अच्छा नहीं है समाज में, इसीलिए जरूरत है चेंज करने की, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों, बोथ आर इम्प्लिसिट, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला क्यों सही है, स्टेटस जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसीलिए किसी ने कहा कि देयर इज अ ग्रेटर नीड टू चेंज दैट स्टेटस ऑफ वर्किंग वुमेन, इसीलिए दूसरा वाला assumption जो है वो भी करेक्ट होगा। ओके, चलो देन ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 44। The Finance Ministry released the restriction notification to the all public and private sector banks for the money filling in their ATMs by own or private agencies.
क्या हो सकता है आंसर इसका? क्या बोला? द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज्ड द रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन टू द ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर द मनी फिलिंग इन देयर एटीएम्स बाय ओन और प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है, क्या किया है? रेस्ट्रिक्ट किया है जो भी एटीएम फिलिंग करते हैं प्राइवेट एजेंसी से या खुद से, उनके ऊपर रोक लगाई है। किसने रोक लगाई है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन डाला है। अभी क्यों डाला है, रोक क्यों लगाई है? लेट्स सी। फर्स्ट assumption, most of the banking thefts are done by the private ATM money filling agencies. तो यस, ये एक रीजन हो सकता है कि जो बैंकिंग थेफ्ट है या पैसे की जो मतलब चोरी हो रही है, वो खुद जो प्राइवेट एटीएम मनी फिलिंग एजेंसीज हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा अजम्पशन क्या बोला? इट इज वेरी स्ट्रगल टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बाय द बैंक और प्राइवेट एजेंसीज टू फिल इन द एटीएम्स। तो ये एक बड़ी स्ट्रगल है कि किसके लिए? कि जो लार्ज अमाउंट जो भी एटीएम में डाला जाता है उसको हैंडल करना, इट इज अ बिग स्ट्रगल। इसीलिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन पर रोक लगाई है कि आप जो मनी फिलिंग है वो आप खुद से मत करो। उसके लिए दे विल गिव यू अ सॉल्यूशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको एक सॉल्यूशन देगी। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? either one or two is implicit। इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो चोरियां हो रही है प्राइवेट एजेंसी से इसलिए रोक लगाई है, या फिर हैंडल करना आसान नहीं है इसीलिए रोक लगाई है। ठीक है, either one और टू इज इम्प्लिसिट आएगा यहाँ पे। इसका रीजन क्या हो सकता है? आइदर ये भी हो सकता है या फिर वो भी हो सकता है, दोनों में से एक। Do this one. क्वेश्चन नंबर 48। पब्लिक प्राइवेट दोनों और रिस्ट्रिक्शंस और अज्यूम ने प्राइवेट को ही हाईलाइट किया है। क्या था? पब्लिक पब्लिक प्राइवेट दोनों और रिस्ट्रिक्शंस और अजम्पशन में प्राइवेट को ही हाईलाइट किया है। अब आप समझ नहीं रहे हो भाग्यश्री। क्वेश्चन में क्या दिया है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोला है। अजम्पशन में क्या दिया है? प्राइवेट एजेंसीज बोला है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी जो है वो प्राइवेट एजेंसीज यूज करते हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट वर्ड यूज आया है, इट इज फॉर प्राइवेट एजेंसीज। और यहाँ पे जो पब्लिक एंड प्राइवेट बोला है, इट इज फॉर द बैंक्स। सो आंसर चेंज नहीं हो सकता। हाँ, okay, so we were solving question number 48. This one. The chairman and the secretary of the housing society have requested society members to use water economically to help society to save on water tax. Assumption: majority of the members of the society are likely to follow the request. And दूसरा, it is desirable to reduce expenditure whenever possible. Water tax बचाना है. Chairman and secretary of the housing society have requested society members to use water economically to help society to save on water tax.
likely to follow the request this expenditure cost. हाँ, तो बिल्कुल सही है कि अगर इकोनॉमिकली यूज करना है टू सेव वाटर टैक्स, जो भी सोसाइटी का हाउसिंग सोसाइटी का वाटर टैक्स होगा उसको अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पानी को कम से कम यूज करना होगा, पानी का यूज जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे तो वाटर टैक्स में बचत हो सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज क्योंकि एट द एंड लोग जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, उनकी जेब से पैसे जा रहे हैं, दे आर पेइंग मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर टैक्स चार्जेस, वो सब उसमें आता है मेंटेनेंस में, तो दे आर पेइंग, सो दे विल लिसन टू द रिक्वेस्ट। और दूसरा अजम्पशन क्या है, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर व्हेनेवर पॉसिबल। तो यस, अगर वाटर टैक्स जो है ये एक एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो सकता है, सो इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर इम्प्लिसिट, यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर इम्प्लिसिट, ठीक है, 1 and 2 both are implicit. Question number 48 option E, both are implicit. ये एक लास्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, then we will stop. In order to bring punctuality in our office, we must provide conveyance allowance to our employees. In charge of a company tells personal manager. In order to bring punctuality in our office, we must provide conveyance allowance to our employees. In charge of a company tells personal manager. तो conveyance से punctuality आ सकती है क्या? Conveyance allowance will not help in bringing punctuality. Discipline and reward should always go hand in hand. क्या बोल रहे हो? What will be the answer? Yes, option B. Option B. Assumption 2 is implicit. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में जो है वो इटसेल्फ बोला है कि अगर पंक्चुअलिटी लानी है तो क्या करो, कन्वेंस अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करो। और अजम्पशन में क्या किया है, जो स्टेटमेंट में बोला है उन्होंने पॉजिटिवली, उसको नेगेटिव बना दिया, दैट कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। मतलब ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, ये जो अजम्पशन है वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। एंड दूसरा क्या है, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड। तो डिसिप्लिन अगर लगाए तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, so that is why second assumption is what, implicit. Second assumption is implicit. ठीक है, so this way here our topic analytical reasoning जो है वो end होता है. All the types we have seen, we have covered all the types. So let us stop here today.